वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। आज की पाठशाला में हम बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर की बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। और आज की सीरीज में मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि हम एक्चुअली दिस इज अ बुक बट इट इज अ फिल्मलाइज। तो एक फिल्म है जो आपको देखनी है, दी सीक्रेट, और आप इसे यूट्यूब पर इजीली देख सकते हैं। ये काफी हेल्पफुल है और बहुत सारे फंडामेंटल और फैक्चुअल चीजें लाइफ के प्रति आपको जानने को मिलेंगी और इंटरेस्टिंग भी है। तो आप हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए, अगर आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक क्या है, हमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ए एग्रीकल्चर। ठीक, हमें क्या पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजी इन ए एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एग्रीकल्चर में पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी क्या महत्व है। तो मैं इसे बता दूं थोड़ा सा। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर में ये महत्व है कि हर एक क्रॉप को, हर एक कल्टीवेशन को बढ़ावा देने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का आज एक वैश्विक स्तर पर प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इतनी बात याद रखिए। देखिए, यही बात सबसे पहले कही गई है कि बायोटेक्नोलॉजी की तकनीक का फसलों में सुधार में प्रयोग किया जाता है और जीन का रिकम्बिनेट डीएनए तथा जीन क्लोनिंग की तकनीक के द्वारा मैनिपुलेट किया जा रहा है और क्लोन जीन के इफिशिएंट इंटीग्रेशन के लिए वेक्टर जीन आवश्यक होता है। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि इन वेक्टरों को, ऐसे कई वेक्टर होते हैं जिनमें क्रॉप प्लांट से सबसे अधिक उपयोग प्राकृतिक टीआई प्लाज्मिड या पीटीआई प्लाज्मिड होते हैं। तो आप ये प्लाज्मिड का नाम याद रखेंगे कि क्रॉप प्लांट के लिए सबसे उपयोगी प्राकृतिक प्लाज्मिड कौन सा है, पीटीआई प्लाज्मिड या टीआई प्लाज्मिड। देखिए आगे कह रहा है कि फाइटो पैथोजेनिक बैक्टीरिया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेसियांस क्रिपिंग पीटीआई पादप कोशिकाओं में पीटीडीएनए का छोटा फ्रेगमेंट ट्रांसफर कर सकता है। कौन कौन सा, फाइटोजेनिक बैक्टीरिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियांस क्राइंग पीटीआई पादप कोशिकाओं में क्या करता है, पीटीआई डीएनए का छोटा फ्रेगमेंट क्या करता है, ट्रांसफर कर सकता है। ठीक, ये याद रखिएगा। जिसमें थ्यूमिनाज उत्पन्न होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, थ्यूमिनाज उत्पन्न होते हैं। अच्छा, ये कहाँ कहाँ यूज होता है, अभी देखना बीटी कॉटन के बारे में आपको पता चलेगा, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। पीटीआई दूसरे जीन के वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं, पीटीआई जो होते हैं बेसिकली, चलिए आगे देखिए, पीटीआई दूसरे जीन के वेक्टर होते हैं। ठीक है, आपसे कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि पीटीआई क्या होते हैं, तो ये वेक्टर होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तथा बाद में होस्ट सेल में इंटीग्रेशन ऑफ क्लोन जीन के लिए इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। चलिए, अगर हम आगे की बात करें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की इस तकनीक के द्वारा कितने ही क्लोन किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो पीटीआई वेक्टर का हम इंटीग्रेशन करते हैं क्लोन जीन बनाने के लिए, क्यों, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए, उससे बहुत सारी क्रॉप्स तैयार की गई, बहुत सारी मल्टीप्लाइंग कॉपी तैयार की जा चुकी, तथा मटर के पौधे से ctDNA व mtDNA की पूरी लाइब्रेरी उपलब्ध है। तो सबसे ज्यादा मटर के पौधों में इसका मतलब प्रयोग किया गया है। ठीक है, और इसकी अब बहुत सारी लाइब्रेरी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उपलब्ध है। अगर हम आगे बात करें, देखो अगर हम आगे बात करें तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेरल को नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट में परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक, इसमें लैक्टिन को जीन एवं लेग हीमोग्लोबिन जीन को सेरिया में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, किसमें करते हैं, सेरिया में ट्रांसफर करके क्लोरोप्लास्ट को नाइट्रोप्लास्ट में NIF या नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन के द्वारा परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि इसकी जो मटर की पौधे हैं उनका अच्छे से कल्टीवेशन हो सके, उनका कैसा हो सके, अच्छे से कल्टीवेशन हो सके। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, इसीलिए क्या करते हैं, लेग ह्यूमन जीन को सेरिया में ट्रांसफर करते हैं और क्लोरोप्लास्ट को नाइट्रोप्लास्ट में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। किस लिए किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सके। ठीक,
आगे देखिए, वीड्स के रेजिस्टेंस पैथोजन एवं पेस्ट को क्रॉप प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जो वीड्स के रेजिस्टेंस पैथोजन होते हैं उसको क्या करते हैं, और पेस्ट को क्रॉप प्लांट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक, उसके आगे देखिए, एनिमल प्रोटीन में ट्रांसफर करके क्रॉप प्लांट के बीजों में प्रोटीन की मात्रा में बढ़ोतरी की जाती है। ठीक, एक तो क्या करता है कि वीड्स के रेजिस्टेंट पैथोजन को क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए, और पेस्ट को क्या कहते हैं, उस पर क्या कहते हैं, कंट्रोल या प्रिवेंशन करने के लिए, या कोई किसी तरीके की डिसऑर्डर या डिसीज ना उत्पन्न हो पाए क्रॉप में, तो क्या कहता है, क्रॉप प्लांट पे ट्रांसफर किया जाता है। क्यों किया जाता है, अभी मैंने बताया कि डिसीज और को कंट्रोल करने के लिए। ठीक, जितने इंसेक्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए। आगे, एनिमल प्रोटीन में ट्रांसफर करके क्रॉप प्लांट के बीजों की मात्रा में बढ़ोतरी की जाती है। तो जब से क्या होता है कि जैसे ही हम इसमें रेजिस्टेंस पैथोजन कंट्रोल का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो एनिमल में क्रॉप प्लांट में बीजों की मात्रा में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, उसकी क्रॉप में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। आगे देखिए, रोगों के लिए संभव इनविलेटेड जीन या एलिमिनेशन साइटोप्लाज्मिक मोल स्टेरलाइन के द्वारा इसे क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। जैसे मक्का में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल और सब्स्टिबिलिटी माइटोकॉन्ड्रियल प्लाज्मिड में स्थित रहते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए, पौधों में संश्लेषण की मात्रा व नाभिकीय जीन के द्वारा इम्प्रूव की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर जीन्स होते हैं जिसमें क्या होता है कि पौधों में संश्लेषण की मात्रा को, या संश्लेषण का मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस से है, फोटोसिंथेसिस की मात्रा को क्या कहता है, डेवलप किया जाता है। ठीक है, C3 पौधों को C में बदला जा सकता है। C प्लांट ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियर जीन होते हैं उसमें क्या होता है कि C3 पौधों को C में बदला जाता है, जिससे कि ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। किस लिए, क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए। आगे देखिए, सेल लाइन का विकास करते हैं जो बायो रिएक्शन में न्यूट्रिशियस फूड उत्पन्न करते हैं। देखिए, सेल लाइन का जब विकास करते हैं तो एलिमिनेशन साइटोप्लाज्मिक मूल स्ट्रेट लाइन के द्वारा क्या करते हैं, सेल लाइन एक बनाते हैं। ठीक है, और उसको डेवलप करने के बाद जो बायो रिएक्शन होती है उससे न्यूट्रिशन फूड, और जितने बहुत सारे न्यूट्रिशन फूड होते हैं, ठीक है, जितने भी खाने वाले पोषक पदार्थ या खाद्य होते हैं उनका डेवलपमेंट करते हैं। आगे देखिए, एग्रोबैक्टीरियम की तकनीक वेक्टर के रूप में सेल में पूरे दूसरे पौधे विकसित करने के लिए द्विबीजपत्री में एक बीजपत्री ज्यादा सफल होती है। मतलब ये बता रहे हैं कि जो एग्रोबैक्टीरियम तकनीक है, ठीक है, जो वेक्टर तकनीक है, उसमें क्या होता है कि जो सेल्स डेवलपमेंट होता है वो द्विबीजपत्री की अपेक्षा एक बीजपत्री यानी कि डाइकॉट की अपेक्षा मोनोकॉट पौधों में ज्यादा सफल होती। तो ये बात याद रखिएगा। ठीक है, उसके आगे देखिए, 1986-1985 में डीएनए में मेडिलेटेड स्टेबल गेहूं, मक्का, चावल के कल्चर प्लांट को आइसोलेटेड डीएनए प्रोटोप्लास्ट सहित ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा प्राप्त किया गया और सफल प्रयोग किया गया। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताएं तो गेहूं की जितनी फसल्स हैं, ठीक है, 555 या बहुत सारी सोना, ठीक है, और बहुत सारी बात करें जितनी मक्का की फसलें हैं, ठीक, इनमें क्या किया गया था, मेडिलेटेड स्टेबल गेहूं कल्चर्ड सेल को आइसोलेटेड डीएनए में बदला गया और प्रोटोकॉल से ट्रांसफॉर्मेशन किया गया और क्रॉप का कल्टीवेशन सफलतापूर्वक किया गया। आगे देखिए, 1986-1987 में प्रोटोप्लाज्म में रीजनरेशन के द्वारा चावल की खेतियों में बढ़ोतरी की गई। कौन सी, रीजनरेशन के द्वारा। रीजनरेशन के द्वारा क्या किया गया, यही कल्चर सेल्स के द्वारा आइसोलेटेड डीएनए के सहायता से रीजनरेशन कैपेसिटी के द्वारा क्या हुआ, ठीक, इसमें रीजनरेशन जीन काम करता है, उसे राइस में देखा गया। ठीक है, आगे देखिए, जीन ट्रांसफर के द्वारा हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस वेराइटीज प्राप्त की गई। जो जीन ट्रांसप्लांट जो मतलब टेक्निक है उसके द्वारा क्या हो गया, हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस वेराइटीज का प्राप्त किया गया। ये हेर्बिसाइड रेजिस्टेंस जो जितनी भी वेराइटीज हैं, ठीक, इनका ज्यादा से ज्यादा कई बार प्रयोग करके क्रॉप्स में कल्टीवेशन किया जा रहा है। ठीक है, और इस प्रकार बायोटेक्नोलॉजी का कृषि में अत्यधिक महत्व बढ़ा है। तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है।
हम आपको कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन में एक चार्ट दे दें कि कौन कौन सी कल्टीवेशन की विधियां हैं और कौन कौन से क्रॉप्स का डेवलपमेंट हुआ है ड्यू टू बी टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बी टेक्नोलॉजी में हम आपको ये बताएंगे। तो बेटा जी, आज की पाठशाला में इतना ही। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपकी आज की पाठशाला समझ में आई हो तो इसे अन्य दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन फॉर बायोलॉजी पाठशाला। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो।